जीके विद मुकेश सर के साथ यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 6 के अंतर्गत अपन लोग अध्ययन करेंगे। आज सामाजिक अध्ययन की जो बुक है उसका अध्ययन करेंगे, जो एनसीईआरटी के द्वारा राजस्थान बोर्ड ने जो लागू कर रखी है वो अब इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अपन लोग आज अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की सामाजिक अध्ययन की बुक का, और जिसमें जो सभी पाठों के अंतर्गत अपन लोग अध्ययन करेंगे। वो जो वन लाइनर जितने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट रहेंगे। तो इसमें बात करें, पहले भूगोल का पार्ट है जिसमें हमारा ब्रह्मांड है, सौर परिवार है, अंतरिक्ष खोज है, ग्लोब है, मानचित्र है। उसके बाद में महाद्वीप और महासागर और पर्यावरण प्रदेश हैं। यानी 7 पार्टों का अध्ययन ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद में इसी का जो दूसरा भाग है कक्षा 6 का, जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, जिसमें हमारा सामाजिक परिवेश है, विविधता में एकता है, हमारे बाजार है, सहकारिता उपभोक्ता सशक्तिकरण है, सरकार और लोकतंत्र है, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण है, स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण और शहरी स्वशासन और जिला प्रशासन के न्याय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इतिहास के अंतर्गत भाग, जो 3 कक्षा 6 में लगता है, उसकी चर्चा करेंगे। और उसमें जो पाठ आते हैं, जिस प्रकार से हमारा अतीत है, वैदिक सभ्यता की संस्कृति है, महाजनपद काल है और मगध साम्राज्य है, मौर्य एवं गुप्त प्रशासनिक काल है, और बात करेंगे प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति। ये पाठ रहेंगे। ये टोटल 21 पाठ रहेंगे दोस्तों। ये जो देखो, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि जिस प्रकार से मुझे जिस भी इंस्टीट्यूट से या जहाँ भी ये जो पीडीएफ अपने को मिलती है, वो शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि जितना ज़्यादा शिक्षा को आगे फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा ज्ञान है वो अपना स्थायी होता है। ये चीज़ मान के चलना। तो ये मेरे को जहाँ पर भी मिला मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल पार्ट के मुख्य महत्वपूर्ण बातों की, और जिसमें अपन लोग पहले पार्ट की बात करेंगे हमारा ब्रह्मांड में कौन कौन से क्वेश्चन जो मुख्य बनते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नया है, उस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल है ये सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली जो वीडियो हैं, जो क्लासें हैं, वो आप तक पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को क्या कहा जाता है। तो आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को क्या कहा जाता है? तारामंडल अथवा नक्षत्र मंडल कहा जाता है। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तमंडल। यानी तारों के विभिन्न समूह को तारामंडल कहा जाता है और 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है? तो सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में सॉसपैन यानी हत्थे वाली देगची कहा जाता है, सॉसपैन। ठीक है। उसके बाद सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में कहा जाता है तो खेत जुताई वाला हल। सप्तऋषि मंडल को यूनान में कहा जाता है स्मॉल बियर। ठीक है। ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है? तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में ध्रुव तारा कहा गया है। क्या कहा गया है? ध्रुव तारा। यानी ध्रुव तारा को पोल स्टार भी कहते हैं। आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? तो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तो तारे हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से बनते हैं। ध्यान देना, तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तो याद रखना है, हाइड्रोजन हीलियम के मिश्रण से बनते हैं। ब्रह्मांड किसका भाग है? तो ब्रह्मांड अंतरिक्ष का भाग है। किसका भाग है? अंतरिक्ष का भाग है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूलकणों, गैसों को असीमित भंडार क्या कहलाता है? तो आकाशगंगा कहलाता है। यानी तारों, उनके अवशेषों, धूलकणों और गैसों की असीमित भंडार को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तारों के छोटे समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? तो सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। गति पूछिए, इसमें ध्यान देना है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है सूर्य के प्रकाश की। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? तो एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश, ध्यान देना, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? तो 95 खरब किलोमीटर। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया? तो बिग बैंग। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? तो मिल्की का है। वे एरावत अथवा दुग्ध मेखला। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है।
उसके बाद में बात करें दोस्तों कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़, दो बार ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। धूमकेतु पुंछल तारे का सिर सदैव होता है तो सूर्य की तरफ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। धूमकेतु या सूर्य पुंछल तारे का जो सिर होता है वो किस साइड में होता है, सूर्य की तरफ होता है। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है, तो हेली है। कौन सा है, हेली, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अंतिम बार हेली कब देखा गया, तो 1986 में देखा गया। अंतिम बार हेली है वो कब देखा गया, 1986 में देखा गया। और अगली बार हेली है वो कब दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु है वो कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, तो ध्यान रखना 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये जो मैं राइट के चिन्ह लगा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है, वो क्वेश्चन आने वाले कंपटीशनों में थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैं राइट के चिन्ह लगाता हूँ। ठीक है, चलिए बात करें आगे। ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड कहलाता है तो उपग्रह। ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है, उपग्रह। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से, तारे हैं वो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है सौर परिवार, याद रखना। सौरमंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य चक्कर लगाता है कहलाता है कक्ष। यानी सौरमंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, कक्ष। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। सौरमंडल के केंद्र में क्या होना है, सूर्य। ये सर्वप्रथम किसने बताया, तो निकोलस कोपरनिकस ने बताया था 1553 में। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस ने ये बताया कि सौरमंडल के केंद्र में कौन है, तो सौरमंडल के केंद्र में क्या बताया है, निकोलस ने सूर्य को बताया। ठीक है, उसके बाद में बात करें आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल की आयु कितनी बताई गई है, तो आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा सौरमंडल की जो आयु है वो कितनी बताई गई है, 460 वर्ष बताई गई है। सौरमंडल को किसने बांध रखा है, तो सौरमंडल को सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सौरमंडल को गुरुत्वाकर्षण ने बांध रखा है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 30 सेकंड लगता है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है, तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह। ठीक है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छीना गया, तो 2006 में, याद रखना। अभी जो पहले 9 ग्रह थे, अभी वर्तमान में 8 है। और कौन सा ग्रह अभी समाप्त हो गया है, तो प्लूटो है। ठीक है, अंतरिक्ष ग्रहों में कौन शामिल है, तो अंतरिक्ष ग्रहों बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना, गैसीय ग्रह किन्हें कहा जाता है, तो गैसीय ग्रह है वो बृहस्पति और शनि को कहा जाता है। बर्फ दानव की संज्ञा किस ग्रह को दी गई है, तो बर्फ दानव अरुण और वरुण को दी गई है। अरुण और वरुण को बर्फ दानव की संज्ञा दी गई है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों को कौन सा स्थान है, तो तीसरा। ठीक है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कितनेवां भाग ग्रह है, तो 5वां भाग है। ठीक है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण है, तो वायुमंडल। यानी वायुमंडल के कारण तापमान है वो स्थायी रहता है। ठीक है, पृथ्वी के कितने परिमंडल है, तो परिमंडल कितने, पृथ्वी के 4 परिमंडल है, याद रखना। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह पूछा गया है, तो ध्यान रखना है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी के समान संघन वातावरण की खोज कहाँ की गई है, तो टाइटन। ठीक है, टाइटन में की गई है। टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी 81 गुना बड़ी है। ठीक है ना, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो 81 गुना है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 29 दिन का समय लगता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 27 दिन का समय लगता है, याद रखना है। यानी चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, 29 दिन। ठीक है, और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 27 दिन। ठीक है, याद रखना है। मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच की पट्टी क्षुद्र ग्रह कहलाती है। ठीक है, टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो उल्का पिंडों को जाना जाता है। पखवाड़ा कितने दिनों का होता है, तो 15 दिनों का पखवाड़ा होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। ठीक है,
उसके बाद में बात करें सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है, यानी बड़ा ग्रह बृहस्पति तो छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन क्या है, संभव है। उसके बाद पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो शुक्र और मंगल के बीच कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतरिक्ष की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष की बात करें तो गीज़ा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है, तो गीज़ा का महान पिरामिड ध्रुव तारे से संबंधित है, ध्यान देना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अंतरिक्ष के अध्ययन को प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, तो अंतरिक्ष के अध्ययन का प्रमाण सबसे पहले मिस्र में मिलता है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले उपग्रह कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है, तो आर्यभट्ट है, याद रखना है। ठीक है, आर्यभट्ट है। पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की, तो इरिस्टोस्थनीज ने की थी। ठीक है, भास्कराचार्य की रचना कौन सी है, सिद्धांत शिरोमणि है, याद रखना। ठीक है, सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया है, तो भास्कराचार्य ने। तो ध्यान रखना है कि भास्कराचार्य का संबंध कहाँ से है, भारत से है। ठीक है, और किस प्रकार के हैं, ये खगोलवेता है। ठीक है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में ये अपने को जानकारी देते हैं। इनका जो ग्रंथ है, इनकी रचना है वो कौन सी है, सिद्धांत शिरोमणि है। कौन सी है, सिद्धांत शिरोमणि। उसके बाद में बात करें कि सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार है वो नीदरलैंड हॉलैंड में हुआ था, और के हैंस लिपर्सी ने किया था। किसने किया था, के हैंस लिपर्सी ने सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने किया था। यानी आकाशीय पिंडों को देखने के लिए तो गैलीलियो ने किया, और वैसे दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, लिब्रियंस ने किया था। ठीक है, देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट, देश की सबसे बड़ी यानी भारत की सबसे बड़ी दूरबीन कौन सी है, मास्ट है, याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी दूरबीन कौन सी है, मास्ट है, जो कहाँ स्थापित है, तो उदयपुर के फतेह सागर झील में एक टापू पर लगाई गई है। यानी देश की सबसे बड़ी दूरबीन है वो राजस्थान के अंतर्गत है, जिसका नाम क्या है, मास्ट है, जो उदयपुर में स्थित फतेह सागर झील में लगाई गई टापू पर। ठीक है, सवाई जयसिंह सौर वेधशाला का निर्माण कहाँ पर करवाया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है, कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई जयसिंह जो जयपुर के कछवाए वंश का शासक था, सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कितनी का, 5 का करवाया था। कितनी सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, 5 का करवाया था। दिल्ली में है, जयपुर में, यानी देश की राजधानी में और राज्य की राजधानी में। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस। ठीक है, बनारस उज्जैन में है और मथुरा में है, याद रखना है। ऑप्शन में आएगा आगरा आएगा, आगरा में नहीं है, क्योंकि अकबर की वहाँ क्या थी, राजधानी थी, याद रखना है। तो आगरा ऑप्शन 100% पूछा जाता है, तो कहाँ नहीं करवाया था, आगरा में नहीं करवाया था। ठीक है, सवाई जयसिंह ने 3 यंत्रों का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने 3 यंत्रों का निर्माण करवाया। जो बात करें कौन कौन से यंत्र है, सम्राट यंत्र जो सबसे बड़ा यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र है। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का पलायन वेग होगा जब हम पृथ्वी से बाहर निकल सकते हैं। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो स्पुतनिक फास्ट है, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक फास्ट है, तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा ये छोड़ा गया, 1957 में स्थापित कराया गया था। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीवित प्राणी कौन सा है, तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीवित प्राणी है वो लाइका है, जो एक कुतिया थी। ठीक है, स्पुतनिक सेकंड में भेजी गई थी इसको, ये भी ध्यान देना। यानी विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक फास्ट है, जो तत्कालीन रूस के छोटा था। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी है वो लाइका, एक कुतिया थी, जो स्पुतनिक सेकंड में भेजी गई थी। स्पुतनिक फास्ट में नहीं भेजी गई थी, स्पुतनिक सेकंड में भेजी गई थी, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति है यूरी गॉगरिन है, वोस्टॉक फास्ट से गया था। वो किससे गया था, वोस्टॉक फास्ट से गया था, 1961 में गया था। कब गया था, 1961 में। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा,
तो चंद्रमा पर पहली बार मानव पहुंचा था 1969 में। कब पहुंचा था? 1969 में अपोलो 11 के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचा था? अपोलो 11 के द्वारा पहुंचा था। चंद्रमा की धरा पर पहला कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। कौन है? नील आर्मस्ट्रांग, याद रखना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय राकेश जी शर्मा थे। 1984 में गए थे। और किससे गए थे? सोयूज T11 के नामक यान से गए थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो कल्पना चावला है, ठीक है। तो कल्पना चावला की डेथ हो गई थी, ठीक है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स है, ठीक है। तो यानी अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की जो अमेरिकी महिला है, ये अमेरिका में रहते हैं, ये भारतीय मूल के हैं, तो सुनीता जी विलियम्स है जिसने सर्वाधिक समय बिताया था। अब ध्यान रखना है, 2-3 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं यहाँ से कि भारत का पहला अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति प्रथम भारतीय तो कौन है? राकेश शर्मा है, जो 1984 में गए थे, सोयूज T11 में गए थे, ठीक है। और उसके बाद में पहली महिला थी कल्पना जी चावला थे, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली जो महिला थी सुनीता जी विलियम्स है, जो भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसरो का गठन कब और किसने किया? इसरो का गठन है वो 1962 में हुआ। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था, ठीक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसरो का गठन 1962 में किया था, ठीक है। उसके बाद में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की गति देने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है विक्रम साराभाई को। किसको जाता है? विक्रम साराभाई को। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम उपग्रह वो आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब और कहाँ से किया गया? तो आर्यभट्ट उपग्रह है, उसका प्रक्षेपण 1975 में किया गया। सोवियत संघ रूस के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। कौन से? सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? तो मंगलयान नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, यह ध्यान रखना है। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया? तो चंद्रयान अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो एस्ट्रोसैट है। एस्ट्रोसैट अक्टूबर 2015 में स्थापित है। 1 मील कितने किलोमीटर की होती है? तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, यानी 1600 मीटर होती है। कितनी होती है? 1600 मीटर होती है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ग्लोब की। और ग्लोब के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी भूआब अथवा पृथ्व्याकार है, ठीक है। पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास है वो 12,756.6 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है। 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर है, ठीक है। 34, ठीक है ना, 34 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो 40,008 है। ध्रुवीय अवधि कितनी है? परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी के भूभागीय आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो जहाँ रिवर फ्रांस ने लगाया था। जहाँ रिवर फ्रांस ने लगाया था, ठीक है। उसके बाद में बात करें, पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल कितना कोण बनाता है? पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से, ध्यान देना, परिक्रमण तल से कितना का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद में बात करें, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ खींची गई है? तो उत्तरी ध्रुव में है। कौन से ध्रुव में? उत्तरी ध्रुव में। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो आर्कटिक वर्त कहलाती है, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ पर विद्यमान है? तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव में है, तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिक वर्त कहलाती है। तो वो आर्कटिक वर्त कहलाती है, तो ये अंटार्कटिक वर्त कहलाती है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध क्या अधिक है? उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है? तो स्थल भाग अधिक है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। कुल अक्षांश 181 है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूजन करता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। लेकिन वर्तों की संख्या कितनी है? 179 है। याद रखना, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। तो कुल वर्तों की संख्या कितनी है? 179 179। ठीक है। भारत किस गोलार्ध में है? तो ध्यान देना, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। चलो बात करते हैं, 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी होती है? तो 111.13 किलोमीटर होती है। अक्षांश की पूछिए, यहाँ ध्यान देना, अक्षांश 1 डिग्री अक्षांश में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? 111.13 किलोमीटर के लगभग होती है। ठीक है। उसके बाद में 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी होती है? तो 31 मीटर होती है। यानी कोणीय दूरी कितनी होती है? 31 मीटर होती है। भूमध्य रेखा, अब ध्यान देना, एक अक्षांश पृथ्वी के धरातल पर कितनी दूरी होती है? 111.13 किलोमीटर होती है। जबकि 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी होती है? 1 सेकंड की पूछिए यहाँ पर, 1 सेकंड की। तो 1 सेकंड अक्षांश की दूरी के अंदर 31 मीटर दूरी होती है। कितनी होती है? 31 मीटर। ठीक है। भूमध्य रेखा यानी 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी होती है? 31 मीटर होती है। ठीक है। उसके बाद भूमध्य रेखा से कर्क व मकर रेखा के मध्य सूर्य के सीधा चमकने के कारण गर्मी ज्यादा रहती है। भूमध्य रेखा से कर्क व मकर रेखा के मध्य सूर्य सीधा चमकने से गर्मी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा से आर्कटिक वर्त तथा मकर रेखा अंटार्कटिक वर्त के मध्य तापमान मध्यम रहता है। यानी कर्क रेखा से आर्कटिक वर्त तो मकर रेखा व अंटार्कटिक वर्त के मध्य क्या रहता है? तापमान मध्यम रहता है। तथा ये क्षेत्र क्या कहलाता है? तो शीतोष्ण या उपोष्ण कहलाता है। ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं आगे बात है, आर्कटिक वर्त तथा उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिक वर्त के दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थान अत्यधिक ठंडे रहते हैं। आर्कटिक वर्त तथा उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वर्त से दक्षिणी ध्रुव के मध्य के जो स्थान है वो क्या रहते हैं? अत्यधिक ठंडे रहते हैं। यह क्षेत्र कहलाता है शीत कटिबंध। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। भूमध्य रेखा से उत्तरी भौगोलिक ध्रुव के मध्य की कुल दूरी 90 डिग्री है। कुल दूरी 90 डिग्री है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। इस प्रकार एक गोलार्ध की ध्रुवीय परिधि 20,004 किलोमीटर होती है तथा इसकी आदि अर्थात 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की दूरी 10,002 किलोमीटर होती है। इस प्रकार एक अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी 10,002/90 माइनस 90 होती है और माइनस 111.13 किलोमीटर होती है। ये चीज़ थोड़ा सा आप ज्योग्राफी के टीचर अच्छे तरीके से यह चीज़ आपको समझा सकता है। थोड़ा ध्यान देना इस बात पे कि ये आदि की गई है, ध्रुवों की बताई गई है, उत्तरी ध्रुव की बताई गई है, दक्षिणी ध्रुव की बताई गई। ठीक है। चलो बात करते हैं, एक अक्षांश में 60 मिनट विभाजित किया जाता है। एक अक्षांश को कितने मिनट? एक अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी के धरातल की 1.86/60 बराबर 0.031 किलोमीटर अर्थात 31 मीटर होती है। तो ये चीज़ अपन लोगों ऊपर पढ़ के आए थे कि इसकी कितनी होती है? 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड अक्षांश के अंदर 31 मीटर की दूरी होती है। चलिए बात करते हैं आगे, देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं। देशांतर क्या बताते हैं? स्थान का विस्तार बताते हैं, कितने विस्तार में ये स्थान है फैला हुआ है। जबकि देशांतर रेखाएं किस लिए प्रयोग की जाती है? तो समय ज्ञात करने के लिए की जाती है। देशांतर रेखाओं के किस लिए प्रयोग होती है? ये समय का अध्ययन करने के लिए। चलिए बात करते हैं आगे, देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है? तो अर्धवर्ताकार रूप में खींची जाती है। ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ध्यान देना, एक पृथ्वी है वो 24 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 60 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 15 डिग्री का कोण बनाती है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में पृथ्वी है वो 1 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 1 डिग्री घूमती है।
चलिए बात करते हैं देशांतरों का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम, देशांतरों को समय के सापेक्ष स्थानीय मानक समय एलएसटी, ठीक है, एलएसटी ज्ञात है किया जाता है, यानी स्थानीय लोकल टाइम है वो तैयार किया जाता है। चलिए बात करें किसी देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर, किसी देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर वहाँ मानक समय निर्धारित किया जाता है। रूस और अमेरिका में कितने मानक समय हैं। तो ध्यान देना, रूस और अमेरिका में 9 मानक समय है, याद रखना है दोनों ही देशों में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भारत का समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। भारत का समय क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मिर्जापुर के पास नैनी नामक स्थान से तय किया गया है। यानी भारत का समय कहाँ से तय किया गया है, नैनी नामक स्थान से। ये ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर के अंदर से गुजरती है। ये ध्यान देना, बेरिंग स्ट्रेट फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ती है, ताकि वहाँ दिन तिथि भ्रम से मुक्त हो सके, ठीक है, इसलिए मुड़ती है वो वहाँ पे। देशांतर की बात करें तो देशांतर के मध्य का स्थान क्या कहलाता है, तो गोरे कहलाता है। देशांतरों के मध्य का जो स्थान है वो क्या कहलाता है, गोरे। अक्षांशों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। याद रखना, दोनों शब्दों के क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। 0 अक्षांश और डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद में 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया, तो 1884 में आयोजित वाशिंगटन सभा में ये तय किया गया था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में बात करें, ये रेखाएं पृथ्वी के किस में बांटती है, तो पृथ्वी पश्चिमी और देशांतर बांटती है। पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिम में बांटती है ये रेखाएं, ठीक है, यानी देशांतर रेखाएं दक्षिण को पश्चिम और पूर्व में बांटती है, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखा क्या कहलाती है, तो प्राइम मेरिडियन कहलाती है। प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है, प्राइम मेरिडियन कहलाती है। चलिए बात करते हैं लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है। तो लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है। ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है। प्राइम मेरिडियन रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर को 2 बराबर भागों में पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों में बांटती है। इसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे रहता है। यानी जो ग्रीनविच रेखा से पूर्व के जो देश है उनका समय वो ग्रीनविच से आगे रहता है, और ग्रीनविच से पश्चिम के जो देश है उनका ग्रीनविच टाइम से पीछे समय रहता है, ठीक है। 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय वर्त बनता है। 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक क्या बनता है, ध्रुवीय वर्त बनता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो ध्यान देना, देशांतरों की संख्या कितनी है, 180 है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं 21 जून की। 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के लंबवत चमकता है। यानी 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य है वो क्या करता है, लंबवत चमकता है, जिसे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है, अथवा क्या कहलाती है, ग्रीष्म अयनांत कहलाती है, ग्रीष्म अयनांत, ठीक है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, 22 दिसंबर को, जिससे कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ी तथा दिन सबसे छोटे होते हैं। यह अवस्था शीत अयनात कहलाती है, ठीक, क्या कहलाती है, शीत अयनात। चलिए बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है।
सूर्य कहाँ चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर। इससे पूरी धरती पर दिन व रात बराबर होती हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? तो शरद विषुव कहा जाता है। ठीक है। सौर वर्ष सामान्यतः 365 दिन का और लीप वर्ष है वो 366 दिन का होता है। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। हिंदी कैलेंडर में चैत्र माह में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। लीप वर्ष है वो 4 से विभाजित होती है। ध्यान देना, ये भी ध्यान देना कि फरवरी में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें तो फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जबकि हिंदी कैलेंडर की बात करें तो चैत्र मास में क्या होता है, फिर वो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। कौन से मास में जोड़ा जाता है? चैत्र मास में वो एक दिन एक्स्ट्रा है वो जोड़ा जाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति में सिजिकी का निर्माण होता है। यानी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों क्या होते हैं? एक सरल रेखा में होता है। तब वो स्थिति कौन सी होती है? सिजिकी का निर्माण होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य होता है तो ऐसी स्थिति में कौन सा होता है? रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है और तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है, तो इससे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो यह हमेशा कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। ध्यान देना है। तो सीधे साधा एक ही ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है, पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को होता है। चलिए बात करते हैं आगे कि जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ये हमेशा कब होता है? अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। ध्यान रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ध्यान देना है। किस गति से घूमती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है ये। पृथ्वी की गति से दिन व रात होते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। दिन रात घूर्णन गति के कारण होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक तरफ अंडाकार गति में चक्कर लगाती है। इसके लिए 365 दिन 5 घंटे और 54 मिनट का समय लगता है। इसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। ध्यान देना, ये ध्यान देना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। तो इसके 365 दिन लगते हैं। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। इससे क्या होता है? तो पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तित होती है और वर्ष में परिवर्तन होता है। ठीक है। चलिए मानचित्र की बात करते हैं। मानचित्र सर्वप्रथम मानचित्र बनाए गए तो मिस्र में बनाए गए। कहाँ बनाए गए? मिस्र में बनाए गए। मानचित्रों पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया? टोलमी के द्वारा दर्शाया गया। ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। मानचित्रों पर अक्षांश और देशांतर किसके द्वारा दर्शाए गए थे? किसने दिखाए थे अक्षांश और देशांतर? तो टोलमी ने दिखाए थे। नई दुनिया किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की थी 1492 में। कब की थी? 1492 में अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। वास्को डिगामा भारत के किस तट पर पहुंचे थे? तो वास्को डिगामा 1498 में भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। कालीकट वहाँ के हिंदू शासक थे जेमोरिन ने कहा जाता है कि वास्को डिगामा का वो स्वागत भी किया था। उसके बाद में ध्यान देना, 2 बार आया था वास्को डिगामा भारत में। 1502 में दूसरी बार आया था, याद रखना इस बात को। और उसके बाद में ये भी ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वास्को डिगामा की मृत्यु भारत में ही हुई थी और कोच्चि में। ठीक है। कोचीन में वास्को डिगामा की छतरी बनी हुई है, वास्को डिगामा को दफनाया गया था। याद रखना ये बात। मानचित्र निर्माण किसका प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र निर्माण में पैमाना का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पैमाना का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, कंपास का प्रयोग किया जाता है दिशा ज्ञात करने के लिए। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार किया गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? खाका। छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन से मानचित्रों में दर्शाया जाता है? तो कैडस्ट्रल या भू संपत्ति में दर्शाया जाता है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है? तो एटलस कहलाता है। ठीक है। दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा कौन सी दिशा दर्शाती है? तो उत्तर दिशा दर्शाती है। यानी कोई भी दिशा सूचक होता है जो उसकी एक मेन सुई है वो नॉर्थ पे रहती है। ठीक है। वहाँ से अब जब हम लोग जिस प्रकार से कंपास का यूज करते हैं तो कंपास में जिस दिशा में हम घूमते हैं तो कंपास वो ऐसे वैसे दिशा में घूमता रहता है। ठीक है। उसके बाद में ध्यान देना, परंपरागत मान्यता
वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ चिन्ह। चलिए बात करते हैं महाद्वीप एवं महासागरों की। महाद्वीप एवं महासागर। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है? तो पृथ्वी के 29% भाग पे क्या है? महाद्वीप है। पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है? तो 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर है? तो 71% भाग पर महासागर है। ध्यान देना, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग महाद्वीप है? तो 29% भाग है। कितने प्रतिशत भाग पर महासागर है? तो 71% भाग पर। पृथ्वी पर जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा जाता है? 5 महासागरों में बांटा जाता है। यानी महाद्वीपों की संख्या कितनी? 7। तो महासागरों की संख्या कितनी? 5। पृथ्वी पर महाद्वीप कितने प्रतिशत भाग? 29। और महासागर कितने भाग पर? 71% भाग पे। ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो 30% भाग अकेला एशिया महाद्वीप घेरता है। एशिया को अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है? ध्यान देना, बड़ा क्वेश्चन है। तो एशिया महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप से कौन से किसके द्वारा अलग होता है? तो स्वेज नहर और लाल सागर से क्या होता है? ये अलग होता है। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका को कौन सी नहर अलग करती है? तो नहर तो करती है स्वेज नहर, और सागर कौन सा अलग करता है? लाल सागर। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? एशिया के पूर्व में कौन सा है? तो प्रशांत महासागर एशिया के पूर्व में है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक है। तो एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया के दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर। एशिया को यूरोप से कौन सा अलग करता है? यह ध्यान देना, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला और कैस्पियन सागर अलग करता है। ध्यान रखना है। तो अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर अलग करते हैं, जबकि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूरोप, यूराल और कैस्पियन सागर अलग करता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ध्यान रखना है। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? ध्यान देना, तो मृत सागर है। समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। यानी सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, तो सबसे नीचा कौन सा है? मृत सागर है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है वो तिब्बत का पठार है। ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर का पठार है। यानी बड़ा है, बड़ा वो तिब्बत में है, ऊंचा है वो पामीर में है, पामीर का पठार है। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीस्कियांग है, जो चीन के अंतर्गत बहती है। कहाँ है? चीन में बहती है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीस्कियांग। किसी महाद्वीप के बीच होकर 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बीच है वो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। ध्यान देना, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो अफ्रीका में है, सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, मिस्र के अंतर्गत आती है। नामीब और कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है? तो अफ्रीका का है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? याद रखना है। तो नील नदी का उद्गम वो विक्टोरिया झील से होता है। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एटलस है, वो अफ्रीका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो किलिमंजारो विश्व का अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है, किलिमंजारो चोटी। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है वो देनाली है। ठीक है, माउंट देनाली है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट देनाली है। विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा गर्त है वो ग्रांड कैनियन है। याद रखना, ग्रांड कैनियन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर लेक है। कौन सी है? सुपीरियर लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बात करते हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल है? तो उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र है वहाँ से ईरी, ओंटारियो,
मिशिगन और सुपीरियर और जूरन है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से सुपीरियर लेक से कौन सी झील क्या निकलती है, ये विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील है। और ध्यान रखना है सुपीरियर लेक है वो विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आता है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एकांकागुआ है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एकांकागुआ है। अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ध्यान देना। वैसे इस विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। और अपवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो यांगटीस्कियांग नदी है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आटाकामा है शुष्क मरुस्थल। धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो अमेजन वन क्षेत्र को धरती के फेफड़े कहा जाता है। ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान, ब्राजील में पाए जाने वाले, अब ध्यान देना, कॉफी के बागान है क्या कहलाते हैं, फेजेंडा कहलाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दोनों तीनों तरीके से आता है। फेजेंडा का संबंध कहाँ से है, ब्राजील से। फेजेंडा कौन से बागान है, कॉफ़ी के बागान है। कौन से बागान है, कॉफ़ी के बागान है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो अंटार्कटिका की खोज है वो कैप्टन कुक ने की थी 1773 में। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज सबसे पहले किसने की थी, कैप्टन कुक ने की थी 1773 में। अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा, तो अंटार्कटिका पर पहला कदम है वो 1821 में रखा गया जॉन डेविस के द्वारा। ठीक है, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, तो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका पर जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो अंटार्कटिका पर जाने वाला प्रथम इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही के थे, राजस्थान के रहने वाले थे, ये भी ध्यान देना, गिरिराज सिंह सिरोही। और 1960 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर ये गए थे। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग क्या कहलाते हैं, यूरेशिया कहलाते हैं। यानी जो क्षेत्र एशिया महाद्वीप का यूरोप के टच करता है और यूरोप का एशिया के टच करता है वो कौन सा क्षेत्र है, यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है, यूरेशिया। चलिए बात करते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है, वोल्गा नदी है, वो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा फिर दूसरा सबसे यूरोप है। ठीक है, यूरोप यानी सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में यूरोप। ठीक है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूहों के मिलने से किस नाम से जाना जाता है, ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है। उसके बाद में बात करें ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ग्रेट डिवाइन रेंज है। ग्रेट डिवाइन रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ग्रेट डिवाइन रेंज है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो विश्व की सबसे लंबी मूंगा से निर्मित दीवार है। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है, तो विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से है। कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए बात करते हैं कालबुर्गी कुलगार्डी। कालबुर्गी कुलगार्डी क्या है, तो ये सोने की खान है, ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की सब प्रमुख नदियां कौन सी है, मर्रे और डार्लिंग नदियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया की। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मैरियाना ट्रेंच है। कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है ये। प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप व ज्वालामुखी पाए जाते हैं या आते हैं तो उसे कहते हैं अग्निमेखला। क्या कहते हैं, अग्निमेखला। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो अंटार्कटिका है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अंटार्कटिका है, सॉरी अंटार्कटिका है, ध्यान देना। विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर और दूसरा बड़ा तो अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर की आकृति कैसी है, तो अंटार्कटिक महासागर की अंटार्कटिका ठीक है, तो आंटाखाइडी है यानी एस आकार के समान है। ठीक है, डागर बैंक और ग्रांड बैंक, ध्यान देना बड़े नाम हैं। डागर बैंक और ग्रांड बैंक अंटार्कटिका के किस प्रकार के क्षेत्र हैं, तो मछली पकड़ने के
क्षेत्र है। ये अटलांटिक महासागर में ध्यान देना है। डागर बैंक और ग्रांड बैंक कौन से महासागर में स्थित हैं? तो अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर है वो कटकों के लिए जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक है वो मध्य अटलांटिक का कटक है। ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है वो अटलांटिक महासागर का विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर वो आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक की आकृति किसके समान है? तो आर्कटिक की आकृति डी के समान है। ध्यान देना है, किसके समान है? डी के समान है। आर्कटिक को प्रशांत महासागर, आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डेनमार्क जल संधि जोड़ती है। कौन सी जोड़ती है? डेनमार्क जल संधि। आर्कटिक को अटलांटिक से तो डेनमार्क जोड़ती है और आर्कटिक को प्रशांत महासागर से बेरिंग जोड़ती है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं पर्यावरणीय प्रदेश की। बात करते हैं पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? पृथ्वी की सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उसके बाद पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पड़ती है? तो ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से अपन लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ठीक है, ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होगा? कम होता जाएगा। क्या होगा? कम होगा। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत में तमिलनाडु के अंतर्गत पाई जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ खास स्थित है तमिलनाडु और केरल में, ठीक है। स्टेपी घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरोप में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। याक का संबंध किस मरुस्थल से है? तो शीत मरुस्थल में, और भारत में लद्दाख में पाए जाते हैं याक। एस्किमो बर्फ के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू। यानी एस्किमो के बर्फ के जो घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। सील व वालरस किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव है? तो सील और वालरस जीव है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें दो अक्षांशों के बीच परिस्थितियों वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दो अक्षांशों के बीच है वो जो भाग है वो क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। कटिबंध, ठीक है। उसके बाद में रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो रेत के टीलों को धोरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपना कक्षा 6 के अंतर्गत जो ज्योग्राफी का जो पार्ट लगता है वो पार्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर जो क्वेश्चन बन रहे थे वो सभी के सभी आप तक मैंने बताए हैं। और जो बच्चा NCERT जो पढ़ना चाहता है वो मेरे YouTube के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की क्लासें मेरी देख सकता है। और इसी के साथ अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों नेक्स्ट कक्षा 6 का जो पार्ट है वो जल्दी में लेके आपके लिए आ रहा हूँ। इसी के साथ एक बार के लिए फिर से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।